So this is lecture 7 on system of particles and rotational motion. आज का हमारा टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज. बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज पढ़ने से पहले आई विल गिव यू जस्ट अबाउट व्हाट इज रिजिड बॉडीज. पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया रिजिड बॉडी क्या होती है, कि अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके पार्टिकल्स की पोजिशन चेंज नहीं होगी. ठीक है, कितनी भी फोर्स अप्लाई कर लो पार्टिकल्स उधर के उधर ही रहेंगे. तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if it doesn't undergo any change in size or shape, however large the external force may be acting on it, is a rigid body. कितनी भी बड़ी फोर्स एक्ट करे, जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स जिस तरीके से अरेंज है वैसे ही अरेंज रहेंगे. ठीक है, तो अगर सोचा जाए प्रैक्टिकली तो कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिजिड होगा ही नहीं. तुम फोर्स बढ़ाते जाओ, एक ना एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि वो टूटेगा या अपनी शेप चेंज करेगा या कुछ होगा. ठीक है, तो वैसे नो बॉडी कैन बी परफेक्टली रिजिड, बट इन प्रैक्टिस सॉलिड बॉडीज सच एज स्टील, ग्लास एटसेट्रा दे आर रिगार्डेड एज परफेक्टली रिजिड बॉडीज. तो हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बहुत कम है. तो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स दीज बॉडीज लाइक स्टील, ग्लास, ये सब क्या हो जाती है? परफेक्टली रिजिड. मतलब सॉलिड बॉडीज को हम जनरली रिजिड कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. किसी भी रिजिड बॉडी का जनरल मोशन कैसे होता है? वो होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन. जब हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े तो हमने बोला था प्योरली रोटेशनल पढ़ा, ठीक है, प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा. तो अगर हम जनरल मोशन की बात करें, ठीक है, रिजिड बॉडीज की, तो वो किस तरीके का होता है? वो दोनों का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है. ट्रांसलेटरी भी हो रहा है उसका और रोटेटरी भी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग ऑफ अ क्रिकेट बॉल. क्रिकेट बॉल डाल रहे हो तो वो रोटेट भी कर रही है, स्पिन भी कर रही है, और वो आगे की तरफ डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही है. इसका मतलब ट्रांसलेटरी भी कर रही है. ठीक है, तो ये होता है जनरल मोशन. अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें किसी भी रिजिड बॉडी की, अब रिजिड बॉडी में तो दोनों तरीके की मोशन है, ट्रांसलेटरी भी है, रोटेशनल भी है. तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वो भी तो ट्रांसलेटरी भी होना चाहिए और रोटेटरी भी होना चाहिए. ठीक है, तो देखो, अ रिजिड बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if both the linear and angular momentum of rigid body remain constant with time. तो इक्विलिब्रियम की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? परफेक्ट डेफिनेशन है कि लीनियर और एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, और दोनों मोमेंटम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिजिड बॉडीज में मोशन ट्रांसलेटरी भी हो रहा है, रोटेटरी भी हो रहा है. ठीक है, तो अगर ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो लीनियर मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट, एंड अगर रोटेशन की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो और किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इस चीज़ को? देखो, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या बोलेंगे हम कि लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, मतलब p इज कांस्टेंट. p कांस्टेंट अगर है, अगर कोई कांस्टेंट चीज़ है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो जीरो ही आएगा. p इज कांस्टेंट, इसका मतलब dp/dt कितना हो गया? जीरो हो गया. And what is dp/dt? We know that it is force. तो dp/dt is zero. That implies dp/dt कितना हो गया? क्या हो गया? force हो गया. क्लियर है? इसका मतलब आप बोलो लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, या फिर आप बोलो दैट फोर्स इज जीरो, एक ही बात है. ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई ट्रांसलेशन इक्वेशन की सॉरी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की, दैट नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज जीरो. ओके, सो बेसिकली सिग्मा एफ टोटल इज जीरो और एफ एक्सटर्नल, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो जीरो है. मैंने बताया था हम एक्सटर्नल की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर इंटरनल पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो उनका जो टोटल इफेक्ट है इट इज ऑलवेज जीरो. सो द ओनली फोर्स वी नीड टू टेक इन अकाउंट इज द एक्सटर्नल फोर्स. ओके, तो आपका सिग्मा एफ जीरो आ गया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक्स एक्सिस में भी फोर्स कितना लग रहा है? जीरो. वाई में भी जीरो, जेड में भी जीरो. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है आपका, तो आप उसको रिजॉल्व करोगे पहले इस तरीके से, और हम बोलेंगे कि ये फोर्स भी जीरो होना चाहिए और ये फोर्स भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स के अराउंड है, ये वाई के अराउंड है. ठीक है, तो कभी भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो फोर्स को आप अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में ले लोगे. ऑलराइट, तो दिस वाज अबाउट ट्रांसलेशन. नाउ रोटेशन. रोटेशन के लिए क्या कंडीशन थी? that your angular momentum should be constant. Angular momentum was L, right? So L is constant. L constant है, इसका मतलब क्या हो गया? That dl by dt is zero.
एंड व्हाट इज डी एल बाई डी टी, दिस वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, इट इज टॉर्क. तो क्या हो गया, टॉर्क आपका जीरो हो गया. ऑलराइट, टॉर्क आपका जीरो हो गया, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी जीरो, वाई में भी जीरो, जेड में भी जीरो. या फिर इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, जब हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से. तो बेसिकली दो ही डायरेक्शंस आती हैं, एक आती है क्लॉकवाइज और एक आती है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं दैट जितना भी क्लॉकवाइज है टॉर्क प्लस जितना भी एंटी क्लॉकवाइज है उन सबका सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. दिस वॉज अबाउट टॉर्क. ऑलराइट, नाउ I've written one more statement, torque can be taken about any point. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ ना, मतलब आपको ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए. तो ये बोल रहे हैं कि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी जीरो. मतलब ये सपोज आपने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, आपको इसका टॉर्क जीरो लगाना है, टॉर्क जीरो करना है. तो आपको बेसिकली ये टॉर्क इसका निकालना है तो एक डिस्टेंस भी तो चाहिए, दिस फोर्स इनटू सम डिस्टेंस. तो ये बोल रहा है आप कोई भी डिस्टेंस इमेजिन कर लो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक्सेस ले लो, उसके अबाउट टॉर्क निकाल सकते हो सकता है हम यहाँ से एक्सेस ले लें तो इसके लिए डिस्टेंस ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं लेना तो क्या करो, ये आपकी एक्सेस थी, यहाँ पे फोर्स लग रही थी, यहाँ पे फोर्स लग रही थी, इसके अबाउट एक एक्सेस ड्रॉ कर लो. तो इसके अराउंड तो ऑब्वियसली टॉर्क जीरो हो जाएगा बिकॉज आर जीरो हो गया, और इसके अराउंड आप टॉर्क निकाल सकते हो. समझ आ गई बात. तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंशन नहीं है, मतलब बेसिकली आपको एक्सेस नहीं गिवन है, आप कोई भी एक्सेस ले सकते हो और उसके अबाउट आप टॉर्क निकाल सकते हो. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. रोटेशनल इक्विलिब्रियम बीम बैलेंस. तो बीम बैलेंस ये, इसमें दो तरीके की फोर्सेस लग रही है, एक इस साइड F1 एक इस साइड F2, और सपोज द डिस्टेंस इज R1 फ्रॉम ईयर एंड R2 फ्रॉम ईयर. ऑलराइट, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है इसका सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो रोटेशनल के लिए क्या होता है, नेट टॉर्क शुड बी जीरो, नेट टॉर्क शुड बी जीरो. तो अब मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन सा टॉर्क लग रहा है. एक तो आपका F1 R1 लग रहा होगा और एक F2 R2 लग रहा होगा. ठीक है, अब ये चीज़ इसको यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रही है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में. तो बेसिकली क्या डायरेक्शन आ रही है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज. ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है आपकी. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव आएगा. ओके, तो आप क्या लोगे, F2 R2. और जो आपकी F1 फोर्स है वो इधर खींचने की कोशिश कर रही है बॉडी को, मतलब क्लॉकवाइज. एंड क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. तो वो कितना हो जाएगा, -F1 R1. तो बेसिकली हमारे पास क्या मिल गया, अगर हम लिखते हैं नेट टॉर्क इज जीरो, इसका मतलब F2 R2 आपका पॉजिटिव था, -F1 R1 शुड बी जीरो. समझ आ गया, डायरेक्शन के साथ लेंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर देना, इसको प्लस कर देना. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, F1 R1 इज इक्वल्स टू F2 R2. ठीक है, तो यही होता है इसका काम, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. ठीक है, तो जहाँ पे लोड रखा है और इसको लोड आर्म बोलते हैं, ये एफर्ट रखा है इसको एफर्ट आर्म बोलते हैं, तो वो इक्वल आता है. ठीक है, सो दिस इज वन एग्जाम्पल विच इज गिवन इन एनसीईआरटी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल. ठीक है, एक होता है आपका न्यूट्रल, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल. ओके, तो देखो स्टेबल किस तरीके का होगा, अ बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट tends to regain its equilibrium position after being slightly displaced and released in stable equilibrium position. The body has minimum potential energy. तो ये क्या बोल रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जब आप जो बॉडी है जो इक्विलिब्रियम पे रखी हुई है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे अगर, तो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आ जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का अगर सरफेस है, ये बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है, स्टेबल रेस्ट पे रखा हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर या यहाँ पर डिस्प्लेस करते हो तो क्या वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये यही है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अगर आप बॉडी को छोटे से डिस्टेंस से डिस्प्लेस करोगे तो वापस अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो गेन कर लेगा, रीगेन कर लेगा. समझ आ गई बात. ठीक है, फिर आता है अ बॉडी इज सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड.
अगर अनस्टेबल क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का सर्फेस है, यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मतलब स्टेबल है अभी, ठीक है, रेस्ट पे रखा हुआ है इक्विलिब्रियम में. अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूँ तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा. ठीक है, आ जाएगा, मतलब आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत सारा हो जाएगा. सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ऑलराइट, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो आप समझ ही गए होंगे. ठीक है, न्यूट्रल क्या होगा? अ बॉडी सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट स्टेज इन द सेम पोजिशन आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम. अगर इस तरीके का सरफेस है, यहाँ पर रखी हुई है ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये अब कोई पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वहीं पे रहेगी. सो दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. समझ आ गई बात? तो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक विच इज गिवन. ओके, सो दैट्स इट.